देखिए, किसी की कुंडली बहुत कुछ बताती है। शर्त ये है, जानना ये है कि उसे देखा कैसे गया है। अगर आप सिर्फ लग्न की कुंडली देख करके मोटे मोटे तौर पे सब कुछ बताना शुरू कर दोगे तो वो हर बात सही नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा भी कई कुंडलियाँ होती हैं, उनको देखना पड़ता है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस समझने पड़ते हैं, उसके बाद आप किसी एक कंक्लूजन पर निकलते हो। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए हैं और कई लोगों ने प्रेडिक्शंस भी दिए हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को थोड़ा सा गहराई से समझा जाए। तो मैं ये कुंडली आपके सामने देखता जाऊंगा, जैसा जैसा मुझे समझ में आएगा मैं बताते जाऊंगा। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी शैली होती है देखने और बोलने और समझने की। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं अगले वीडियो में उसको सही से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले इनकी कुंडली पे मेरी नज़र जाती है कि मोदी जी की कुंडली में राहु 5वें भाव में है। 5वां भाव है मीन राशि का, और केतु है 11वें भाव में जो है कन्या राशि। तो ये जो ग्रहों की ऐसी स्थिति है, इसे ज्योतिषी में ना संसार और संन्यास के बीच का एक संघर्ष माना जाता है। अब थोड़ा सा गहराई में चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 11वां भाव जो है वो गेन्स का है, उपलब्धियों का है। यहाँ बैठा है केतु, तो ये लाभ से विरक्ति करवाता है। क्या होगा, यहाँ केतु की उपस्थिति का मतलब है कि इस व्यक्ति को सारी खुशियाँ, सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी तो सही, लेकिन इसका मन इन ऊंचाइयों से रमेगा नहीं। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो केतु यहाँ पे कन्या राशि में है। अब देखो, कन्या राशि जो है वो अनुशासन और सेवा का प्रतीक होती है। तो ऐसे लोगों को ये एहसास कराता रहता है बार बार जो केतु है कि जो उनकी जो पावर्स हैं, या इस केस में आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो सत्ता है या जो शक्ति है वो स्थायी नहीं है। अब आते हैं राहु पे। राहु कहाँ पे है? 5वें भाव में है। तो 5वां भाव है बुद्धि और योजना का, यानी प्लानिंग का। अब मीन राशि जो है वो है मोक्ष और आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाती है। तो राजनीतिक परिणाम इसका क्या होगा? राहु होने से व्यक्ति बहुत ही गहरी और गुप्त योजनाएं बना लेगा, ठीक है, और हम सबको पता है कि उन्होंने ऐसा पास्ट में किया है। अब राहु और केतु जो है हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना। तो यहाँ पे जो राहु है वो हो गया 5वें भाव में और केतु हो गए 11वें भाव में। ऐसी स्थिति में ना ये डिटैचमेंट पैदा करते हैं। तो होगा क्या कि ये जो हुआ होगा ऐसा कि 2024 और 2025 में इस समय ना राहु और केतु का गोचर उनके जन्म के ग्रहों को सक्रिय कर रहा था, ठीक है। तो ये उनके भीतर से, उनके अंदर से ना एक जो एक्टिव पॉलिटिक्स होती है उससे दूर जाने का बीज बोया जाएगा उस टाइम पे। यानी कि उनके मन में खुद ये ख्याल आएगा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाऊं। तो ये कोई नया थॉट नहीं है, 2024 और 25 में उनके मन में यह ख्याल आ चुका होगा। अब 2027 के अंत से और 2028 के स्टार्टिंग तक ये वो समय है जब मंगल की महादशा इनकी खत्म हो रही होगी या खत्म हो जाएगी। तो मंगल इनका लग्नेश है, ठीक है। तो मंगल का ये जो अंतर है ना, ये अक्सरतर एक किसी पोजीशन को छुड़वाएगा और किसी भूमिका यानी कि किसी कंसल्टिंग पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसके बाद देखना कि 2028 में राहु की महादशा शुरू होगी। तो राहु की महादशा शुरू होते से ही जो ये एक्टिव पॉलिटिक्स है ना, इनसे इनका मन पूरी तरह अलग हो जाएगा। ये आइसोलेट होना शुरू कर देंगे वहाँ से। ये 2028 की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको समय का और अच्छे से ज्ञान होना शुरू होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक कुंडली देख रहे हैं। अभी आगे और डिटेल में इसको रिकन्फर्म करते जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। अब हम इन्हीं की कुंडली में आगे चलते हैं थोड़ा नक्षत्रों की ओर। तो अगर हम नक्षत्र देखें तो मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों अनुराधा नक्षत्र में स्थित है। अब होता है क्या है, देखो अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव। अनुराधा नक्षत्र जो होगा ना, वो उसका स्वामी जो है वो शनि है, और जो देवता है वो मित्र हैं, सूर्य की तरह होते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि ऐसे लोगों को, जो इस नक्षत्र के लोग होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में लोगों के साथ गठबंधन बनाने में देरी नहीं करते। बहुत समझदारी के साथ उनको जिस जगह से शक्ति मिलेगी ना, वो उस जगह से गठबंधन कर लेंगे, उनसे दोस्ती कर लेंगे। अब इसी का ही संबंध कर्म स्थान से भी है। कैसे है? इस नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? शनि, जो कुंडली के 10वें भाव में है। अब 10वां भाव काहे का है? कर्म स्थान है, ठीक है।
तो पूरा जो जीवन होगा ना इनका वो ड्यूटी बाउंड रहेगा। यानी कि जैसे ये इनका जो जॉब हुआ, जैसे ये प्रधानमंत्री हैं तो हम कहेंगे कि ये राष्ट्र सेवा में है। तो शनि जो है इनसे अंतिम समय तक राष्ट्र सेवा करवाएगा। अब देखो ये नक्षत्र, उसका स्वामी और उस स्वामी की इनकी कुंडली में स्थिति को देख करके ये तो क्लियरली समझ में आता है कि वो राजनीति त्यागेंगे नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं पता है, वो राज ऋषि जैसी पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी किसी एक चीज़ का प्रेडिक्शन देने के लिए ये एनालिसिस काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हमको देखनी पड़ेंगी। तो एक बार हम जो है मूलाधार यानी कि जो लग्न का चार्ट होता है उसकी कुछ खास चीज़ें देख लेते हैं, फिर नवांश देख लेते हैं, और इसके बाद है ना थोड़ा सा गोचर ट्रांजिट उसका समय देख लेंगे, जिससे हमको थोड़ा सटीक समय का आइडिया लग जाए कि किस टाइम पे क्या हुआ होगा या होगा। तो पहले मूलधारा यानी कि लग्न का चार्ट देखें तो वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है, लग्नेश मंगल है और स्वयं लग्न में बैठा है। ये एक ना रोचक महापुरुष जैसा योग बनाता है, ठीक है, अपने आप में बहुत विशेष योग है ये। अब लग्न में मंगल का होना, जैसा मैंने कहा, विशेष योग तो है, लेकिन साथ में मजबूती भी देता है। तो आपका जो फाउंडेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होगा, जो समझेगा जो सोचेगा अपने मन से समझेगा सोचेगा और करेगा, किसी की सुनेगा नहीं। और एक और बात, जब तक मंगल की ऊर्जा है, मंगल की दशा चल रही है, सत्ता के केंद्र में तो बने रहेंगे, पद से तो नहीं कोई निकाल पाएगा और ना ही वो निकलेंगे। इसके बाद नवांश में चलते हैं। तो नवांश कुंडली में जो शनि है वो तुला राशि में उच्च का होकर के बैठा है। क्या बात है। तो ये चार्ट जो है व्यक्ति की ना आंतरिक शक्ति और बुढ़ापे की स्थिति को भी दिखाता है। तो शनि का उच्च का होना यहाँ पे ये कंफर्म कर देगा कि देखो राजनीति जो विरासत है ना वो तो बहुत लंबी और बहुत बढ़िया है इनकी। और यहाँ पे ये एक और चीज़ दिखाता है कि देखो अगर ये एक्टिव पॉलिटिक्स से हट भी गए तो भी एक अथॉरिटी में तो बने रहेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। अब थोड़ा सा अगर सटीक समय जानने की कोशिश करें ना तो आप देखो कि शनि और बृहस्पति इनका जो एक साथ प्रभाव है वो वर्तमान में उनके 10वें भाव यानी सत्ता और 11वें भाव यानी उपलब्धि पर है। जून 27 से जनवरी 28 एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा, यहीं पर वो नींव रखी जाएगी। और अक्टूबर 27 से दिसंबर 27 के बीच ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि वो किसी एक नई पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बताऊं तो आप देखो फरवरी 2028 से अप्रैल 2028 ये वो मेन टाइम होगा जब राहु की महादशा का आरंभ होगा और गोचर में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये 3 चीज़ें आपको जो ऊपर बताई मैं उनको अगर एक कंक्लूड करूं तो मैं साफ साफ ये बोल सकता हूं कि 2027 तक तो वो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी शक्तियां बनाए रखेंगे, प्रधानमंत्री के कुर्सी से नहीं हट रहे। फरवरी 2028 का समय जो होगा वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो राजनीति छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 10th लॉर्ड जो है वो मजबूत है, 10वें घर का जो स्वामी है वो बहुत मजबूत है, लेकिन ये खुद जो है राजनीति का पूरा रूप बदल के रख देंगे। देखो इसको थोड़ा सा भी और कंफर्म करते हैं और बने रहना, बड़ा इंटरेस्टिंग होती हैं सारी चीज़ें। देखो दशमांश कुंडली होती है जिसको आप D10 कहते हो, है ना। तो दशमांश का जब हम उपयोग करते हैं, जब वो कुंडली पढ़ते हैं तो बेसिकली हम महाकर्म और करियर में ऊंचाई इन सब चीज़ों को देखने के लिए उसका यूज़ करते हैं। इनकी जो दशमांश कुंडली है बड़ी गजब की है। तो कर्क लग्न की कुंडली है, हाँ लग्न जो है कर्क है। तो कर्क जो राशि है वो सेवा और जनता की राशि है ना, ये मासेस को इकट्ठा करती है। स्वामी कौन है इसका? चंद्रमा। तो ये तो बहुत क्लियर दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा जनता और मासेस से जुड़ा हुआ रहता है, उनसे अलग नहीं हो पाएगा। अब देखो शनि कहाँ है? 7वें भाव में। तो शनि यहाँ अपने ही घर मकर राशि में है। तो ऐसी जो स्थिति होती है ना इसको दिग्बली होकर के बैठना बोलते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि शनि यहाँ अपने ही घर मकर राशि में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। 7वां भाव है काहे का? पोजीशन का, पद का या पब्लिक इमेज का। तो जब शनि जैसा धीमा और अनुशासित ग्रह
दशमांश कुंडली के 7वें भाव में होता है तो व्यक्ति को कभी भी रिटायर होने नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारे पिछले वाले पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे हैं। अब देखो लेकिन कर्क लग्न क्या करवाता है। तो कर्क जब लग्न में होता है ना तो उसका एक स्वभाव होता है कर्क का, वो क्या करता है, किसी भी शासक को, किसी भी रूलर को एक अभिभावक या पेरेंटल फिगर की तरफ मूव करने को प्रोत्साहित करता है। तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट पे डिस्कस किया था कि फरवरी 2028 के आसपास में दशा परिवर्तन होगा और उस टाइम पे हमको ये सारे बदलाव भी दिखाई देंगे। क्या होंगे ये बदलाव? तो जो शनि है ना वो उनको एक्टिव पॉलिटिक्स या एक्टिव इलेक्शन से हटा करके किसी ऐसे रोल या ऐसी कुर्सी पे बैठाने की कोशिश करेगा जहाँ पे केवल पॉलिसी बने, यानी वो पॉलिसी मेकर बनेंगे, रैलियों और चुनावी कार्यक्रमों से हट जाएंगे। ये किसी एक पद की तरफ इशारा तो कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी कुछ चीज़ कंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरा ध्यान एक्चुअल में जा रहा है मारक बाधक विश्लेषण में। मारक क्या होता है कि इनकी जो कुंडली है लग्न की वो वृश्चिक लग्न की है ना, तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र जो है एक मारक ग्रह है। मेरा ध्यान इस पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। अब शुक्र इनके 10वें भाव में है, यानी कि सत्ता का स्थान है, वहां बैठा हुआ है। तो जब मारक ग्रह कर्म स्थान पर प्रभाव डाले तो ये शारीरिक मृत्यु या शारीरिक कष्ट नहीं देता, बल्कि पोजीशन की मृत्यु उसका मतलब निकल जाएगा, यानी कि पद की मृत्यु, है ना, जिसको लोग जो है रिटायरमेंट समझ रहे हैं। तो 2027 के बीच में, यानी कि मिड 2027 में शुक्र की अंतर्दशा का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वो समय होगा इनकी लाइफ का जब मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण या चिंताओं के कारण ऊर्जा में कुछ ऐसी कमी तो नहीं आएगी, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए इनको प्रेरित कर सकती है। तो कुल मिला के मारक भी ये दर्शा तो रहा है कि 2027 के मिड में काफ़ी इनको एक्टिव पॉलिटिक्स से निकलने का मन तो मतलब दृढ़ संकल्प ये कर चुके होंगे। लेकिन मारक भी इनके पॉलिटिकल करियर को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी स्थिति पे ले जाएगा इनको जहाँ पे शारीरिक भागदौड़ कम हो जाए और ये दिमागी सलाह देने वाले पोजीशन पे बैठ जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे दूसरी चीज़ इनकी कुंडली में दिखती है वो है बुध। तो बुध जो है वो उच्च का है और राहु की उस पर विशेष दृष्टि भी है। ठीक है, तो बुध यहाँ है, राहु विदेशी। ठीक है, तो अगर बुध और राहु को देखोगे ना तो इन दोनों का प्रभाव इनके निर्णयों को आउट ऑफ द बॉक्स बना देता है, यानी कि जो भी डिसीजन लेंगे ये सरप्राइजिंग तो बनाएंगे उसको, वो आउट ऑफ द बॉक्स भी होगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब भी ये अपने रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट की बात करेंगे ना तो सरप्राइजिंगली आपके सामने आएगा, कोई भूमिका नहीं बनेगी। ये एकदम से किसी दिन रात को 12 आकर के बोल देंगे कि मित्रों आज से मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। इसी में ना एक और चीज़ बड़ी देखने वाली है। ठीक है, तो इनके जन्म का जो राहु है वो मीन राशि यानी 5वें भाव में है और फरवरी 2028 से 29 के बीच राहु वापस वहीं आ जाएगा। तो ज्योतिषी में ना इसको कुछ लोग राहु रिटर्न भी कहते हैं। तो जब गोचर का राहु जन्म के राहु पर आ जाए, ठीक है, तो जीवन में सबसे बड़ा मोड़ लेकर के आता है, बहुत बड़ा बदलाव करता है। हर 18 से 19 साल में एक बार होता है और ये बदलाव भी फरवरी 2028 और 29 के बीच में ही होगा। तो हम सारी जो डेट्स देख रहे हैं ना इसमें, पिछले से जितने ही पीछे की मैंने आपको डेट्स एक टाइमलाइन बताई उसमें आप देखो फरवरी 2028 वो समय है जब इनके पद में बदलाव होगा। मैं अभी भी रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट तो दिखाता ही नहीं है, शनि इनको रिटायर नहीं होने देगा। और ये जो हम बात कर रहे थे ना भाई राहु रिटर्न की, तो मैं देख रहा हूँ कि इससे पहले ये 2009 और 2010 में आया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इनके ऊपर आने का मार्ग तैयार हो रहा था, एक बहुत बड़ा बदलाव आया उस टाइम पे एकदम से, और ये दोबारा से 2028 में फिर इनको सक्रिय राजनीति से हटाएगा। ये बदलाव तो ज़रूर कराएगा लेकिन किसी और बड़े और उच्च पद पे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो अब हम है ना इन सारे पॉइंट्स को लेकर के कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने जो कुछ भी हमने ऊपर से पढ़ा उसके हिसाब से आप देखो कि 2028 के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि वो सक्रिय राजनीति से तो डेफिनेटली अलग हो जाएंगे, लेकिन वो कोई भी एक ऐसे पद पे चले जाएंगे जहाँ पे
एडवाइज़र की एक भूमिका वो निभा सकें। फिर हम जब आगे आए तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी बता रही, कुछ ग्रहों की स्थिति ये बताती हैं कि वो कुछ राजा या ऋषि जैसा जो है पद अपनाएंगे। और वहीं पे हमने ये भी देखा कि वो पूरा पॉलिटिक्स का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर मैं देखूं तो मुझे ऑनेस्टली एक ही चीज़ दिख रही है कि 2028 और 29, देखो 27 तक तो उनको कोई नहीं हटा रहा, ना वो रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन 2028 फरवरी और 29 के बीच में जैसी दशा परिवर्तन होगा, राहु की महादशा आरंभ हो जाएगी। उसके बाद सक्रिय राजनीति से तो वो इस्तीफा देंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो राष्ट्रपति पद के दावेदार बने। और थोड़ी सी हमारे यहाँ पे इलेक्शन प्रणाली बदलेगी, राष्ट्रपति के पास सारी पावर्स होंगी, एडवाइजरी पावर्स होंगी, और आने वाले समय में 2028 से 29 के बीच हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के नए राष्ट्रपति की तरह एक ओथ लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि और आसान भाषा में मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ। अगले वीडियो में मिलता हूँ ऐसे ही किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।